नमस्कार आप सभी को। सभी अपने अपने कैमरे को ऑन करके शुरू करें। नमस्ते दोस्त। हमने करीबन इस साल में दो तीन फ्री वाले वेबिनार किए थे। सेम उसी किताब से जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। एक हमने पहले प्लैनेट सिग्निफिकेशन और हाउस सिग्निफिकेशन को निकालने का किया था। शायद वो दिसंबर या जनवरी में किया था, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट एक वेबिनार किया था जिसमें मैंने आपको बेसिक ग्रहों के क्या क्या काम होते हैं, कारक तत्व जिसे हम कहते हैं, और राशियों के कि राशियों में जैसे चर द्वितीय राशियां हैं, मेल और फीमेल राशियां हैं, फिर अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, चार तरीके की जो राशियां, मतलब तीन तरीके के विभाजन में डिवाइड करेंगे। चर द्वितीय, मेल फीमेल और उसके तत्वों में। फिर चौथा विभाजित ये होता है कि हर राशि के अपने अपने सिंबल भी हैं, हर राशि का अपना अपना लोड भी है, ठीक है। इतना हमने करीबन कवर किया था। उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास है। इस वाली क्लास की रिकॉर्डिंग के बाद वो इकट्ठी मैं डलवा भी दूंगा ग्रुप में, जिन्हें नहीं देखी होगी वो देख भी लें, ठीक है। उसी को ही आगे आज कंटिन्यू करेंगे। हमने राशियों को सिंगल सिंगल स्टडी कर लिया था, ठीक है। आज हम क्या करते हैं, हर एक लगन के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, या कुछ कुछ उसके अंदर जो गुण है वो मिल सकते हैं। इसी के साथ में जन्म कुंडली के जो 1 से लेकर 12 तक के घर होते हैं उन्हें समझते हैं, किस घर से क्या देखा जाता है, किस घर से क्या नहीं देखा जाता है, ठीक है। इतना नेक्स्ट में जब भी हम वेबिनार करेंगे फिर मैं आपको ग्रुप ऑफ हाउस समझाऊंगा, पूरे का पूरा उसका कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद फिर पहले घर से क्या क्या देखा जाता है, फिर दूसरे से बेसिक आपका रेडी हो जाएगा। प्लैनेट सिग्निफिकेशन ऑलरेडी पता है आपको, वो निकालने आते हैं। उसके बाद ये ग्रह का पता लग गया, बेसिक राशि पता लगी, ग्रुप ऑफ हाउस पता लग जाएगा। उसके बाद हम एक क्लास में पूरे का पूरा एक घर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक जानकारी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ये किताब है केपी वाली, कृष्णा मूर्ति ज्योतिष रहस्य कर इसी किताब से हमने लास्ट टाइम भी किया था, इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डन। चलो, रिकॉर्डिंग आपको इसके ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। कुछ भी आपका प्रश्न है चैट में लिख दो, एंड में आपके मैं प्रश्नों के आपको आंसर दे दूँ, ठीक है। इधर उधर का प्रश्न ना हो केपी को ही लेकर वही आपको आंसर दूंगा, ठीक है। चल, ज्योतिष की जो बेसिक जानकारी होती है वो आना जरूरी है कि या जरूरी नहीं है, ये थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। जैसे हमने 1 से लेकर 12 तक अपनी पहले स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं, क्लियर है। इसमें पीडीएफ कुछ भी नहीं है, मैं बोल लूंगा, आप साथ साथ लिखिएगा। जितना लिख सके बढ़िया है, नहीं तो रिकॉर्डिंग आएगी उसे देखकर लिखिएगा, ठीक है। Done? चलो, जैसे हम स्कूल ही एजुकेशन अपनी करते हैं ना, पहली क्लास में पढ़ते हैं, दूसरी में, तीसरी में, चौथी 12 तक हम करते हैं। हमने मैथ का कितना ही कुछ पढ़ा हुआ है। जो मैथ के फील्ड में काम करते हैं उन्हें हम छोड़ दें, करीबन 10% लोग मैथ के फील्ड में काम करते हो, बाकी अगर माने तो जैसे हम मैथ के फील्ड में, मैं नहीं काम करता, ठीक है। तो मेरे लिए वो जो मैंने थ्योरी में पढ़ी है उसकी वैल्यू कितनी है, मेरे लिए कहो तो उसकी लगभग लगभग ना के बराबर वैल्यू है ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं हो रही है ना। लेकिन क्या वो छोड़ी जा सकती थी? तो वो छोड़ी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो सिलेबस का एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सिलेबस है। जैसे पोइमें हमने पढ़ी, आज पोइम का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा, करते ही नहीं है, तो वो छोड़ी तो जा नहीं सकती थी ना, करनी तो जरूरी है। सेम ज्योतिष का बेसिक पार्ट भी छोड़ा नहीं जा सकता। वो बात अलग है कि आपके काम आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम बेसिक पार्ट को डन ना भी करें, हम सीधे एडवांस पार्ट पर चले जाएं तो फिर वो समझ नहीं आता। जैसे शुरुआती दौर में कई बार हम कोर्स में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि वैदिक और केपी में अंतर क्या है। तो जब तक वैदिक ही नहीं पूरी तरीके से आएगी और केपी भी पूरी तरीके से नहीं आएगी, तब तक डिफरेंस भी समझ में नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे हम एक बेसिक अंतर लेते हैं कि वैदिक ज्योतिष में हम डिविजनल चार्ट देखते हैं, केपी में हम हाउस का सब लॉर्ड देखते हैं। अब ये एक लाइन का ही वर्ड है, पर इसे समझने के लिए पूरे डिविजनल चार्ट की जानकारी पहले से होनी चाहिए, और इसे समझने के लिए केपी के भी सब लोड की जानकारी होनी चाहिए। तभी हम समझ पाएंगे कि उसमें डिविजनल देखते हैं और इसमें सब लोड देखते हैं, ठीक है। तो जानकारी होगी, यानी कि बेसिक पार्ट है, वैदिक के डिविजनल के बारे में पता होना चाहिए। तो शुरुआती दौर में तो बेसिक प्रोसेस ये होती है कि
शुरुआती दौर में वैदिक ज्योतिष का कुछ बेस पाठ हमें पता लग जाए। ग्रह क्या है, राशियां क्या हैं, जन्म कुंडली के 12 घर क्या है। उसके अलावा आप कोई भी एक ऐसा मेथड जो आपको अच्छा प्रेडिक्शन देता हो, उसे कवर किया जाए। जैसे हम केपी करते हैं तो केपी मालूमात हो जाए ऐसे। पर अगर हम कहेंगे हमें वैदिक का बेसिक मालूम ही नहीं है, हम सीधा ही केपी कर ले तो करी तो जाती है, पर वो काफी सारी चीजें आपसे मिस हो जाएंगी, काफी सारी चीजें हमसे छोड़ी जा सकती। ठीक है ना। जैसे हम कई बार किसी अच्छे लिखी हुई व्यक्ति की किताब पढ़ते हैं, उसकी एक किताब की एक लाइन में कई सारी बातें कवर हो जाती हैं। अगर तो बेसिक जानकारी होगी तो हमें समझ आ जाती है, अगर बेसिक जानकारी नहीं होगी तो फिर हमें समझ में नहीं लगती। जैसे हमने लास्ट क्लास में ग्रहों के समझे थे ना कि ये ग्रह क्या करता, उसके कार्य क्या है, महीने पहले किया था। हम आगे जैसे फोर्थ हाउस में पढ़ेंगे, फोर्थ हाउस से ही हम घर लेना भी देखते हैं, फोर्थ हाउस से हम वाहन लेना भी देखते हैं। ठीक है। सिग्निफिकेशन इज सेम। फोर्थ हाउस सब लॉर्ड सिग्निफिकेट 4, 11, 12, घर भी लेगा। फोर्थ हाउस सब लॉर्ड सिग्निफिकेट 4, 11, 12 तो वाहन भी लेगा, सेम है। दशा और अंतरदशा को भी सिलेक्ट करने के पॉजिटिव हाउस सेम है। महादशा सिग्निफिकेट 4, 11, 12 तो वो प्रॉपर्टी के लिए पॉजिटिव है। महादशा सिग्निफिकेशन 4, 11, 12 तो वाहन के लिए भी सेम है। अंतर क्या है? अंतर यहाँ पर ग्रहों का है। प्रॉपर्टी को सिग्निफिकेशन करने वाले प्लैनेट है मंगल और शनि। वाहन को सिग्निफिकेट करने वाला जो प्लैनेट है वो शुक्र है। और वाहन के लिए चर राशि भी जरूरी हो जाती है, चलायमान वस्तु है। तो अगर दशा का संबंध शुक्र से बने या चर राशि से बनेगा तो फिर वो क्या करेगा? वाहन खरीदेगा 4, 11, 12 आने पर। अगर दशा का संबंध मंगल या शनि से बनेगा तो फिर वो प्रॉपर्टी और अपना मकान वकान खरीदेगा। अब ये बेसिक पॉइंट है, कारक वर्ड। अगर कारक वर्ड की जानकारी नहीं होगी तो प्रिडिक्ट तो कर लेंगे, पर उतना अच्छे से प्रिडिक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए कारक वर्डों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर ही हम प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है। अब हम लगन के अनुसार समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में दो तरीके से समझते हैं, एक तो चंद्र राशि। चंद्रमा जिस राशि में होता है उसके गुण भी व्यक्ति के अंदर आते हैं। और एक लगन राशि, लगन राशि मतलब पहले घर में जो राशि होती है उसे हम लगन राशि कहते हैं, उसके भी आते हैं। केपी में जो पहले घर में राशि होगी, वैदिक ज्योतिष में जो पहले घर में राशि होगी, दोनों में सेम ही राशि होगी, वो उसमें अंतर नहीं आएगा। दूसरे घर में अंतर आ सकता है कि पहले वाली डबल हो जाए या मिसिंग हो वो, लेकिन असेंडेंट दोनों में सेम रहते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर असेंडेंट की राशि को लेकर चलेंगे। इसके अलावा समझने की बात यह भी है कि 12 ही असेंडेंट है, 12 प्रकार के कुछ कुछ गुण हमारे अंदर आएंगे। तो सारी दुनिया को अगर 12 भागों में विभाजित कर लें तो क्या सभी सेम है? इस संसार में 12 तरह के लोग ही हैं, तो 12 तरह के लोग संसार में नहीं है। पर बेसिक बेसिक नेचर आपको सभी में मिल जाएगा। जैसे हम बात करें कन्या लगन, तो कन्या लगन के अगर आप 6 साथ में बिठा लो तो आपको 6 में बिल्कुल इक्वल तो नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग लगभग सिमिलैरिटीज आपको मिल जाएंगी, सिमिलैरिटीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है। क्लियर? आप सभी को अपना अपना लगन पता होगा, कुछ कुछ पॉइंट आप सभी को मिल जाएंगे। ठीक है। मैं यहाँ बहुत लंबी थ्योरी तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, काम की 2, 4 लाइनें समझेंगे वही हमारे लिए इनफ है। ठीक है। तो सबसे पहले आप मेष लगन या मेष राशि ऐसे लिख लो, जो भी आपको समझ बनता है। मेष लगन जितना लिखा गया ठीक है। उस लाइन को छोड़कर आगे बढ़ जाना, बाद में रिकॉर्डिंग से भी कवर कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है। पहले हम ये लिखते हैं, हमने लास्ट क्लास में विभाजित किया था। तो मेष का पहले स्वामी लिखो मंगल, मेष का स्वामी मंगल। मेष राशि कौन सी है? मेष राशि चर राशि है, चर आ गई। ठीक है। फिर हमने मेल फीमेल में डिवाइड किया था तो मेल राशि है मेष राशि। फिर हमने एलिमेंट में डिवाइड किया था तो अग्नि तत्व यानी कि फायर एलिमेंट। इतना क्लियर है? ये हमने ऑलरेडी कवर कर दिया था।
इन्हीं को ही मिलाकर एक फलादेश छोटा सा पैदा होता है, वही मेष लगन वाले व्यक्ति में आपको मिलेगा। ठीक है, लिखो नीचे। लिखा है, मैं पूरी लाइन रिपीट करता हूँ, आपने इसमें छोटा सा अक्षर लिखना है। पूरी लाइन है कि यह राशि निडर आत्मविश्वास से भरपूरित होती है। मतलब मेष लगन के लोग निडर होंगे और आत्मविश्वास इनके अंदर बहुत अधिक होता है। साथ में लिखा है फिर भी कुछ हल्की सोच। ठीक है, कुछ हल्की सोच मतलब छोटे छोटे विचार, कोई बहुत अधिक ठोस विचार नहीं होते। ठीक है, आगे लिखते हैं, मेष राशि सिर को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर है ना हमारा सबसे, अगर बॉडी पार्ट में डिवाइड करें सिर है। तो लिखते हैं सबसे ऊपर रहने की इच्छा। मतलब जिस भी जगह पर कार्य करेंगे या कुछ भी करेंगे, या फैमिली में सबसे पहले सबसे आगे रहने का शौक होना। ठीक है, हमेशा उच्च स्थान पर रहने की चाह। ऊंचा है तो अपनी अलग सोच, सभी से या अलग राय। ठीक, आगे लिखो, किसी पर विश्वास नहीं करते, अपने बलबूते पर ही काम करते हैं। मतलब अपने बेस पर ही काम करें। चर राशि है, ये राशि जल्दी से फैसला लेना बताती है, यानी कि मेष लगन वाले लोग बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। क्लियर, यहां तक समझे कि नहीं समझे इतना? ठीक है, नीचे लिखो, मंगल की राशि है तो मंगल गुस्सा, गुस्सा अधिक है। मंगल अहंकारी, ईगो अधिक है। मंगल में थोड़ा सा स्वार्थीपन भी है, अपना चाहना। तो स्वार्थी और लड़ाकू। ठीक है, आगे लिखो, जल्दी में कभी कभी मूर्खता से फैसला लेना। मतलब जल्दी में गलत फैसले ले लेना, वो इस राशि में देखा गया। एक बार मैं सारा रिपीट करूं जो अभी तक हमने लिखा है ना, जिसका रह गया होगा मैच करेगा। तो लिखते हैं, यह राशि निडर आत्मविश्वास से भरपूर फिर भी हल्की सोच वाली। प्रथम भाव सिर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पहले घर में आती है ना, सिर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा ऊंचे स्थान पर रहने की चाह, अपनी अलग सोच, किसी पर विश्वास किए बिना अपने बलबूते पर काम करना। यह राशि जल्दबाजी में फैसला लेना सिखाती है। अब मंगल की राशि है तेज गुस्सा, अहंकार, स्वार्थी, लड़ाकू और जल्दबाजी में कभी कभी मूर्खता से फैसले लेते हैं। क्लियर? अब जितने भी मेष लगन की कुंडलियां होंगी, उसमें कुछ कुछ चीजें ये मिलेंगी। ठीक है ना? डन, चल आगे फिर लगन पर चलते हैं। वृष लगन में क्या है? वृष लगन शुक्र का, शुक्र की राशि है। इसी के साथ में स्त्री राशि है, और एलिमेंट में अर्थ है, और ये स्थिर राशि है। ठीक है, शुक्र की, स्थिर, स्त्री और अर्थ एलिमेंट की, पृथ्वी तत्व की। ठीक है, आप चाहो तो इसका थोड़ा सा सिंबल भी ऐड कर सकते। जैसे मेष का सिंबल होता है मेढ़ा, है ना? मेढ़ा बार बार अपना सिंग उसे मारने की आदत है, यानी कि बार बार छेड़ाछाड़ी करने की उसे एक आदत होती है। वृष का सिंबल होता है बैल। ठीक है, चलो वृष को समझते। वृष राशि में काफी स्थिरता है। स्थिरता कैसे है? एक तो स्थिर राशि, इसलिए भी स्थिरता। इसी के अलावा अर्थ एलिमेंट की है, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी में अपने आप में स्थिरता। तो स्थिरता को रिप्रेजेंट करने वाली ये राशि है। ठीक है, लिखो, इस राशि का सिंबल जो है वो बैल है। बैल, नीचे लिखो, बैल जंगली जानवर नहीं है। जंगली नहीं है ना, बैल जंगली जानवर नहीं है। उल्टा बैल क्या करता है? हमारे काम आता है। काम कैसे आता है? किसानों के काम आता है। कोल्हू में बैल चलाया करते थे, खेतों में बैल चलाया करते थे।
यानी कि उसमें इतनी ज्यादा पावर है और इतनी समझ है कि जो अपनी पावर का इस्तेमाल मारने दाड़ने में नहीं करता, काम आने में करता है, और उसके अंदर सहनशीलता, काफी देर तक काम करता रहता है। तो सेम वृष लगन की कुंडली में आपको सहनशीलता मिलती है लोगों में, लगातार काम कर सकते हैं और लगन से काम कर, है ना, एक बेसिक कहावत है ना, कोल्लू का बैल वहीं घूमता रहता है। तो एक काम को काफी देर तक और लगन से कर सकते हैं, और स्थिरता भी है तो लगन से तो करेंगे ही। बैल जैसी शक्ति, सहनशीलता और स्थिरता, और बैल एक परोपकारी भी है, हमारे लिए ही काम करता है ना, अपना स्वार्थ उसका कुछ भी नहीं है। और ये लोगों पर उपकार करते हैं, मतलब लोगों के लिए काफी काम कर सकते हैं, धीमी गति से काम करते हैं, बहुत तेज काम नहीं करते, लेकिन लगन से काम करें। जितनी भी स्थिर राशियां पढ़ेंगे आगे लगन वाली, ये सभी का गुण होगा कि वो काम तो धीमी गति से करेंगे पर लगन से करेंगे। क्लियर है ना। और जितनी भी चर होंगी वो सभी में बात आएगी कि जल्दी से और मूर्खता से फैसले लेंगे। क्लियर है। हर किसी में आपको बेसिक सिंबल मिल जाएगा। डन। कुंडली में, कुदरती कुंडली में दूसरे घर में आती है ना, दूसरा घर पैसा और परिवार है। तो पैसे और परिवार को ध्यान में रखकर चलते हैं। ठीक है। अर्थ एलिमेंट की राशि है तो पैसे की सेविंग करना, परिवार के रिश्तों को ध्यान में रखकर उन्हें इकट्ठा कर कर चलना, ये इसमें देखा जाता है। स्थिर राशि है, विचारों में स्थिरता होगी, विचार बार 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 बदलते नहीं है। ठीक है। अपनी सोच को बार बार बदल देंगे नहीं। शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि है, शुक्र देहक सुखों को पसंद करता है, तो ये देहक सुखों को पसंद करेंगे। भोग विलास का कारक है ना, देहक सुखों को पसंद करना, शुक्र खूबसूरती, खूबसूरती पसंद करना, सजना संवरना। ठीक है। आगे वो लिखते हैं, सिंबल बैल है, वैसे तो बैल अपना काम करता रहता है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर बैल को कोई परेशान करेगा फिर वो उसे छोड़ते नहीं। तो सेम टू सेम वृष लगन की कुंडली, वैसे तो किसी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, अपना काम में मगन रहते हैं, लेकिन अगर ज्यादा परेशान किया जाएगा तो फिर उसके लिए नेगेटिव हो जाए। ठीक है। जो परेशान करेगा फिर हाथ मुंह धोकर उसके पीछे बढ़ जाए। क्लियर। वृष लगन। ठीक। चलो, वृष के आगे मिथुन लगन। मिथुन लगन किसकी? बुध की। ठीक। बुध की वैसे दो राशियां हैं, मिथुन भी है कन्या भी है, पर कन्या पर सबसे अधिक बुध का प्रभाव होता है, वो कन्या लगन पर आप समझेंगे। ठीक है। बुध की, और साथ में द्विष भाव भी है, द्विष भाव के साथ में मेल है। ठीक है। और साथ में, ठीक है, और वायु एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एयर एलिमेंट। मिथुन राशि, मिथुन राशि में लिखो बुध की राशि है, बुध बोलना, रिप्रेजेंट करता है बोलने को। बुध का एक ना बेसिक सिग्निफिकेशन है, बुध बच्चा है, बच्चा के अंदर समझ शक्ति तो होती है, समझ लेता है बड़ी जल्दी, हम कहते हैं ना बच्चा है, पर बच्चे के अंदर उतनी ही जिद भी होती है। तो मिथुन लगन और कन्या लगन में ये लाइन सिमिलर ही आ जाएगी। ठीक है। मिथुन राशि तीसरे घर में आती है कुदरती कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में। तीसरा घर कानों को रिप्रेजेंट करता है, तो सुनने की क्षमता, सुनकर समझने की क्षमता इस राशि में बड़ी अच्छी। ठीक है। सुनना और समझना। बुद्ध ज्योतिष, बुद्ध गणित, कोई भी कैलकुलेशन करने वाली चीजें हैं मैथमेटिकल, ये उसमें अच्छे काम कर जाए। ठीक है।
उसमें माँ है। वायु है, वायु एलिमेंट यानी कि हवा। हवा मतलब कल्पना शक्ति अच्छी है, कल्पना शक्ति मतलब विचार करना। ठीक है। तो सोच को पैदा करना, नए नए विचार मन में लेकर आना, ये इनके दिमाग में हमेशा रहते हैं। ठीक है। द्विस्वभाव की राशि यहाँ पर भी आएगी। गुरु की राशि में प्रभाव कम होता है, बुध में ज्यादा। जहां भी द्विस्वभाव राशि आएगी वो लोग कई सारे कामों को इकट्ठा पकड़ लेते हैं और कोई भी पूरा नहीं कर पाते। देखो मिथुन लग्न की कुंडली, एक साथ कई सारे कार्यों में मगन हो जाएंगे और किसी को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। मिथुन में कम मिलता है, कन्या में ये प्रभाव ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्लियर। जल्दबाजी, बचकानापन, मजाकिया, ये सारा इसके अंदर नेचर। पर तेज बुद्धि होती है, बुद्ध की राशि ना, बुद्धि अकलन अच्छी होती है। मिथुन के आगे फिर लिखो कर्क। कर्क राशि चंद्र की। कर्क राशि स्त्री राशि। कर्क राशि चर राशि। कर्क का एलिमेंट है जल। ठीक है। ये सारे गुण इसमें मिलेंगे। चंद्रमा की राशि, चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला, तो ये राशि भी सबसे तेज गति से आपको रिजल्ट देती है। तेज गति से रिजल्ट कैसे देती है? आरपी, जिन्हें जिन्हें पता है, हम आरपी इस्तेमाल करते हैं। आपके आरपी लेते समय अगर असेंडेंट का राशि लोड चंद्र हो, जो भी इवेंट आप देख रहे हो वो इवेंट बड़ी जल्दी हो जाएगा। जल्दी और शुभ फल देती है। ठीक है। ये लाइन नीचे लिखो, लिखो कर्क राशि जल्दी और शुभ फल देती है। ठीक है। चंद्रमा की राशि है और वाटर एलिमेंट भी है। इमोशनल बहुत है, इमोशनल भी है, केयरिंग भी है। ठीक है। चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करता है, मदर की तरह लोगों से स्नेह करते हैं। ठीक है। माता की तरह स्नेह करेंगे। अगर आप किसी करेक्टर में व्यक्ति को देख रहे हैं कि ये सबसे अच्छा करेक्टर वाइज व्यक्ति है, तो कर्क लगन सबसे अच्छे करेक्टर वाले लोग हैं। चंद्रमा है सबसे साफ, जल है सबसे साफ, इस राशि में कुछ भी बुराई नहीं है। ठीक है। कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं है। हर हाल में समझौता कर लेना, किसी भी जगह, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये अब आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी हाल में किसी के साथ भी समझौता कर लेना। जैसे होता है ना, मदर को कई बार बच्चे कुछ भी कह देते हैं, मदर आगे से उतना रिएक्ट नहीं करती, फिर भी बच्चों के प्रति वही भाव रहता है। कर्क लगन की कुंडली वालों की अगर शादी खराब भी हो, वो इतनी जल्दी छोड़ नहीं पाएंगे, सरवाइव कर लेते हैं काफी देर तक किसी भी माहौल में, काफी लंबा सरवाइव कर लेंगे। ठीक है। जैसे पानी अपने आकार बदल लेता है, तो कर्क लगन वाले किसी भी माहौल में अपने आप सेट हो जाते हैं, मतलब उस माहौल के जरिए ढल जाएंगे अपने आप। ठीक है। तो ये कर्क लगन के कुछ बेसिक पॉइंट आपको मिल जाएंगे, पर बिल्कुल साफ पानी की तरह। ठीक है। कर के बाद आपके पास आती है सिंह राशि या सिंह लगन। सिंह लगन मेल पुरुष, सूर्य की। ठीक है। उसके बाद फिक्स राशि, फिक्स के बाद अग्नि तत्व। नहीं, सूर्य और मंगल दोनों में एक बेसिक अंतर है। मंगल अधिकार लेना पसंद करता है, मतलब लड़ाई झगड़ा कर कर अधिकार लेता है। सूर्य को कुदरती अधिकार मिल जाता है, उसे लेना नहीं पड़ता। ठीक है। तो सूर्य की राशि, इनके पास एक अधिकार या कंट्रोलर होता है। जैसे सारी फैमिली का हेड व्यक्ति हो सकता है,
सारी फैमिली का पालन पोषण करता होगा, परिवार वाले उससे पूछ कर चलते होंगे, सोसाइटी का ऐड ले लो, यहाँ पर काम करता होगा वहां भी, एक मतलब मेन या प्राइमरी पर्सन आप उसे कह सकते हो सिंह लगन की कुंडली में। ठीक। सिंह लगन सूर्य की है। सूर्य रूखा है, लिखो रूखा। रूखा मतलब उतने ज्यादा सॉफ्ट नहीं होते। ठीक है। सूर्य साथ में गर्म भी है, गुस्से वाले। स्थिर राशि है तो ठोस सोच, जो स्थिर कर ली वो कर ली, उसे बदलेंगे नहीं। सूर्य की सोच एक अच्छी वाली सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। मतलब किसी भी तरह का कोई भी दो नंबर का काम नहीं, किसी से कोई भी फ्रेब नहीं, झूठ नहीं, सच्ची और ठोस सोच सूर्य से देखी जाती है। ठीक है। तो अच्छी सोच को रिप्रेजेंट करते हैं, न्याय पसंद करना, सोच समझ कर फैसला करना क्योंकि स्थिर राशि जल्दी में नहीं लेंगे, निडरता से फैसला लेना। हमने जब सिंह राशि को समझा था तो सिंह राशि में आपको मैंने समझाया था, सिंह राशि रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है, लड़ाई है ना, बीमारियों से लड़ने की क्षमता देती है। तो सिंह लगन वाले लोगों के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है, इनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग होती है। ठीक है। सिंह के आगे कन्या। कन्या बुध की। बुध के बाद में द्विस्वा, स्त्री, और भूमि, पृथ्वी। ये बुध की सबसे पसंदीदा राशि है, जिसके अंदर बुध के सारे गुण आपको देखने में मिलते हैं। ठीक है। बुध के गुणों में बातूनी, काफी ज्यादा बात करना। बुध के गुणों में बुलक्कड़, बुलक्कड़ मतलब भूल जाना, जिस टॉपिक पर बात करना उस टॉपिक को भूल जाना बीच में। ठीक है। बेवजह बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। ठीक है। ज्यादा हाईलाइट कर देना। आगे लिखो, केवल किताबी बातों पर निर्भर रहना, सिर्फ और सिर्फ किताबी बातें। प्रैक्टिकल की कमी। ठीक है। और एक ठोस सोच की भी कमी होती है, सोच कभी भी स्थिर नहीं रहती। कन्या लगन की कुंडली हो, ऐसे लोगों पर कोई भी अपना प्रभाव बना सकता। ठीक है, बड़ी जल्दी से किसी के प्रभाव में आ जाते। ठीक है। आगे लिखो, बेवजह अधिक जानकारी की चाह रखना। ठीक है। मतलब फालतू में ज्यादा जानकारी, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, उसके पीछे रहना। किसी भी काम को जिम्मेदारी से पूरा नहीं कर पाते। ठीक है। जिम्मेदारी उठाने में परहेज करना। ऐसे लोग हमेशा औरों के अधिकार तले काम करते हैं। ठीक है। मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होते, किसी के अंडर आपको काम करते ज्यादा दिखाई दे। शारीरिक तौर से देखने को ठीक होते हैं, उतने दुबले पतले नहीं होते। ठीक है, शारीरिक तौर पर हट्टे कट्टे होते हैं, फिर भी दिल के कोमल, बड़ी जल्दी किसी बात से वो गुस्सा कर जाएंगे या हर्ट हो जाएंगे। ठीक है। एक साथ कई सारे कामों में मगन हो जाना, सारे अधूरे छोड़ देने। कन्या लगन और बुध, मिथुन लगन की ये विशेषता। ठीक है। वैसे तो द्विस्वव राशि की विशेषता, पर सबसे अधिक आपको कन्या में दिखाई देगी। ठीक है। आगे फिर तुला। तुला लगन चर लगन को रिप्रेजेंट करता है, चर आ गया, शुक्र का आ गया।
शुक्र के बाद मेल राशि है पुरुष, और एलिमेंट में आपके पास आता है एयर एलिमेंट की, ठीक है, वायु। अभी आपको काफी हद तक खुद से बनाने में आइडिया लग गया होगा। चर है तो जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, शुक्र की है तो भोग विलास को रिप्रेजेंट करना, खूबसूरती को रिप्रेजेंट करना, मेल है तो निडर है ना, और एयर है तो ज्यादा बातें करना, दिमाग में कई सारी कल्पना शक्ति, ऐसे धीरे धीरे कई सारे पॉइंट बना लो, ठीक है। चलो, तो शुक्र है, और सातवां घर ना कारोबार को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस के लिए देखते हैं, लेन देन का सातवें घर से देखा जाता है, ठीक है। तो बिजनेस की सोच समझ इनमें अच्छी होती है, बिजनेस में जल्दी से सफलता भी हासिल कर लेते हैं, ठीक है, व्यापार में। सातवां घर यौन सुख को रिप्रेजेंट करता है ना, शादी को, तो यौन सुख लेने की अधिक इच्छा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रहना, चर राशि है तो बड़ी जल्दी फैसले लेना। शुक्र को जब हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था बातचीत को प्यार से हल कर लेते हैं, तो ये राशि जल्दी में गलत फैसले नहीं लेगी। मेष राशि जल्दी में गलत फैसले लेती है, ये जल्दी में सही फैसले लेगी क्योंकि शुक्र की। क्लियर। तो तुला लगन की कुंडली वाले लोग जल्दबाजी में सही फैसला लेते हैं, ठीक? सुंदरता, कला, जो भी सुख सुविधाएं की चीजें हैं वो इन्हें पसंद है, ठीक है। लिखते हैं अपने रहन सहन के लिए खुशी खुशी पैसे खर्च करते हैं, ठीक है। तो जो भी अपनी सुख सुविधाओं की चीजें होंगी उन पर अधिक पैसा खर्चा करेंगे, और वो करना पसंद करेंगे। आगे वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन मंगल का, मंगल के साथ साथ स्थिर लगन है, स्थिर के साथ साथ स्त्री है, साथ में जल भी है। पर इसमें आठवें घर में आएगी ना कुंडली के, आठवें घर का प्रभाव भी होगा, तो आठवां घर लगभग सभी के लिए ही नेगेटिव है ना, हर प्रकार की चीजों के लिए नेगेटिव है, तो वो इसमें आएगा, ठीक है। लिखो इसमें आ गया मंगल की राशि है तुरंत गुस्सा हो जाना, वृश्चिक राशि को मंगल की नेगेटिव राशि काउंट करते हैं, ठीक है। मंगल की दो राशियां मेष और वृश्चिक, मेष को पॉजिटिव, वृश्चिक को नेगेटिव, ठीक है। अकेलापन पसंद करना, लोगों के खिलाफ गलत तरीके का कोई भी षड्यंत्र रचते रहना कि किसी को नुकसान पहुंच जाए, ऐसी चीजों में मगन रहते हैं। आठवें घर में आती है तो दुख, तकलीफ, बुरी हरकतें, ये सारी बातें इनमें दिखाई दी, ठीक है। साथ में लिखा है शारीरिक सुख की अधिक चाह रख, शारीरिक सुख की अधिक चाह रखना, लेकिन वृष लगन की कुंडली वाले लोगों को कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, ठीक है। ये जिसे भी चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, तो उसे छीन लेना, ठीक है, ये इनके अंदर गुण है। शारीरिक आकर्षण अच्छा होता है वृष लगन की कुंडली में, साजिश रचना, शुक्रवार करना, ये अपने साजिश में समझ लिया। जल तत्व की राशि है, दुख में बेहद दुखी हो जाना, सुख में बेहद सुखी हो जाना, ठीक है। लिखा है, अपने सुख के लिए किसी की भी परवाह नहीं करते, ठीक है।
अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, लिखा है अपने आप पर काबू ना होना। हाथ में लिया हुआ काम पूरी लगन से पूरा ना करना। और कभी कभी डोंगी, मतलब वैसे गलत शो करना अपने आप को, या बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, जैसा दिखते हो वैसा होना ना कुदरती, तो ये इसमें आपको क्वालिटी मिल जाए। उसके बाद आगे धनु। धनु लगन बृहस्पति का। धनु लगन द्विस्व। धनु लगन में फायर एलिमेंट। और धनु लगन मेल है। ठीक है, पुरुष। द्वितीय भाव के गुण बुध की राशियों में ज्यादा मिलते हैं। बुध में भी कन्या में सबसे ज्यादा, धनु और मीन में कम मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते। ठीक है। गुरु को सबसे उत्तम प्लेनेट मानते हैं। धनु राशि नाइन्थ हाउस में आती है, नौवां घर उच्च शिक्षा। पिता गुरुओं को रिप्रेजेंट करता, तो ये लोग ऐसे ही होते हैं, गुरुओं की तरह, बड़े भाई की तरह, पिता की तरह, उच्च शिक्षा प्राप्ति करने वाले सारे के सारे इनमें गुण हैं। ठीक है। नौवां घर ईश्वर को रिप्रेजेंट करता, तो ईश्वर के समान उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा की प्राप्ति आसानी से कर लेते हैं। ठीक है। नौवां घर न्याय, तो न्याय पसंद होते हैं। ठीक। फायर एलिमेंट है, अपनी बातों को साफ साफ कह देते हैं। जैसे कहना आत्मविश्वास अच्छा, अच्छे सलाहकार, अच्छे गुरु, अच्छे शिक्षक, ये सारे गुण इसमें मिलते हैं। नौवां अगर रिसर्च है, तो धनु लगन वाले लोग किसी ना किसी रिसर्च का हिस्सा भी बनते हैं। या तो कोई रिसर्च करते हैं, नहीं तो किसी ना किसी रिसर्च में अपना अहमियत रोल प्ले करते हैं। ठीक है। आगे मकर, शनि की। मकर स्त्री है, शनि की चर राशि और अर्थ एलिमेंट। ठीक है। शनि सबसे धीमी गति से चलता है। ठीक है। धीमी गति से चलता, पर फिर भी ये चर है ना, तो इसमें काम जल्दी नहीं होता, पर हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, पर हो जाता है। देखिए शनि की राशि है, शनि है कर्मवादी, काम करना, तो काम को धीरे धीरे कछुए की तरह करते रहते हैं, रुकते नहीं। ठीक है। फ्लो में उसमें मेंटेन रखते हैं। हमेशा काम में लगे रहना, उस काम से क्या फल निकलेगा उसकी ज्यादा चिंता नहीं करते। ठीक है। काम करते रहना, करते रहना। बिना फल की इच्छा किए, ऐसे लोग अपनी मंजिल के प्रति, मतलब जो टारगेट है उसके प्रति काफी ज्यादा समर्पित होते हैं। ठीक है। अपना टारगेट हमेशा अचीव करना, चाहे वो डिले से करे, पर वो कर लेते हैं। अर्थ एलिमेंट है ना, तो सोच समझ के फैसला लेना, समझ के मामले में बेहद समझे हुए। अर्थ एलिमेंट तो शनि भी है, शनि में अच्छा ठहराव। अपने काम को शांति से और सोच समझ कर करते, शांति से और सोच समझ के। मकर लगन वाले लोगों को लोग आलसी भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि उतनी तेज गति से काम नहीं कर पाते, बात भी थोड़ी सी धीमी गति से करेंगे, धीमी गति से। ठीक है। बातचीत बेहद उलझी हुई करते हैं, मतलब आसानी से समझ में नहीं आती। ठीक है। बेहद विश्लेषण भरी, मतलब डिटेल्ड बातें, और थोड़ी सी उलझी हुई, जो आसानी से समझ ना आए। अपनी बात को काफी घुमा फिरा कर करते हैं। ठीक है। मकर के बाद आगे कुंभ। कुंभ शनि का, सेम मकर की तरह।
मकर चर था, कुंभ स्थिर है। स्थिर। एयर। एयर के साथ में मेल, पुरुष। स्थिर है और शनि है, तो इनके अंदर एक ठोस सोच हो। ये राशि भी नए अनुसंधान, रिसर्च को रिप्रेजेंट करती है। किसी अनुसंधान पैदा करना, कोई रिसर्च करनी। रिसर्च किसके थ्रू? अपनी कल्पना शक्ति के थ्रू। मतलब अपने ही सोच के विचारों के थ्रू किसी नई चीज को पैदा करना, नव नीति का अनुमान करना। स्थिर राशि है, साफ साफ अपनी सोच रखते हैं, साफ साफ अपनी बात रखते हैं लोगों के सामने। अगर आप कुंभ का सिंबल देखोगे ना, एक घड़ा है जिससे पानी का जो फ्लो है वो हो रहा है, यानी कि लोगों की सेवा करना। तो लोगों की सेवा करने में हमेशा रेडी रहना। ठीक है, कुंभ लगन की विशेषता। परोपकारी। रहस्य में विज्ञान को पसंद करना, छुपी गुपी चीजों को पसंद करना, और उसी पर ही किसी ना किसी तरीके का आविष्कार करते हैं। रहस्य में विज्ञान। कुंभ के बाद लास्ट में मीन। मीन बृहस्पति का। मीन में वाटर एलिमेंट। मीन द्विस्व भी, और स्त्री। ठीक है। गुरु की राशि है, और लास्ट में आती है 12वें घर में। 12वां गज से मोक्ष स्थान कहते हैं। ठीक है। लिखा सागर के पानी की तरह गहरा। ठीक है। सागर के पानी की तरह गहरा। जल तत्व है तो बेहद इमोशनल। खुशी में अधिक खुश, दुख में अधिक दुख। गुरु की राशि है तो सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार करने वाली, ईश्वर पर विश्वास करने वाली, और दुनिया के लिए काम करना। ये सारी की सारी बातें इस राशि में आपको मिलेगी। ईश्वर में और समाज सेवा सबसे उत्तम इस राशि के गुण हैं। मीन में समाज सेवा करना सबसे अच्छा। किसी भी माहौल में किसी भी तरह से लोगों में घुल मिल जाते हैं। ठीक है? अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने सारे के सारे सुख त्याग देना। ठीक है? वो सारे के सारा एक साथ कई सारे कामों में जुट जाना, द्विस्व आपके गुण है, पर ये कर भी लेते हैं। ठीक है। एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि बिना बिना परखे, मतलब बिना समझ के लोगों के पर विश्वास कर लेते हैं, और किसी अजीब तरीके के माहौल में अक्सर फंस जाते हैं। ठीक है। किस गलती से? कि लोगों पर वो विश्वास कर। क्लियर? तो ये बेसिक बेसिक लगन के हिसाब से लेने हैं। लगन के तो मिलते हैं, चंद्र राशि के मिलते हैं कि नहीं मिलते, आप अपने हिसाब से उस पर काम कर लेना। लगन में जो राशि होगी वो मिल जाएगी। ठीक है। पूरे के पूरे नहीं मिलते, कुछ मिल जाएंगे, सारे के सारे नहीं मिलेंगे कभी। ठीक है। कुछ कुछ मिल जाएंगे, पूरे कभी भी नहीं मिलेंगे। चाहे चार लोग कन्या लगन के होंगे या मिथुन लगन के होंगे, तो मिथुन लगन वाली जो लाइनें हैं पांच छह, कुछ 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 आपको सभी में मिल जाएंगे। ठीक है। हाउसेस करें आगे। हाउसेस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, छह कर लो जितने होते हैं, बाकी अगली क्लास में कर लें। ठीक है, चलो। एक से लेकर 12 तक के घर। ठीक है। हम घरों को केपी में समझते कैसे हैं? एक तो घर अपना अपना हमें काम कर कर देते हैं, जैसे पहला घर शरीर है, उसका एक अपना गुण है। हर एक घर का एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट कैसे होगा? कोई भी घर अपने से 12वें घर के लिए नेगेटिव होता है। जैसे पहला घर के कुछ अच्छे पॉइंट हैं जो उसके अपने,
पहले घर के विरोधी फल क्या होंगे? वो 12th हाउस के नेगेटिव फल देगा। ऐसे ही है, किसी भी घर से 12वां घर होगा तो नेगेटिव देगा। दूसरे घर के अपने फल हैं, दूसरा घर पहले घर के 12वां घर है ना, तो पहले घर के नेगेटिव फल देगा। ऐसे ही लिखेंगे, जैसे पहले घर के अपने फल, फिर पहले घर के विरोधी फल, दूसरे घर के अपने, दूसरे घर के विरोधी। लिखो फिर पहला घर, प्रथम भाव, या फर्स्ट हो जो आपका मन करता है। ठीक। लिखो कार्य। कार्य मतलब उसके अपने काम। अपने उसके काम क्या है? सोचना, सोचने का तरीका, सोच का स्तर कितना है, पसंद और नापसंद, मन का झुकाव किस तरफ है, अट्रैक्शन किस तरफ वो करता है। पहला अगर शरीर, तो बीमारी से लड़ने की क्षमता है भी है कि नहीं वो भी यहाँ से पता लगती है। केपी में पहले घर से आयु को देखा जाता है। आयु, सफलता और असफलता, साधारण, ज्यादा नहीं, ज्यादा छठे घर से साधारण सफलता असफलता यहाँ से नहीं। ये उसके अपने अपने गुण है। नीचे लिखो विरोधी फल, विरोधी मतलब नेगेटिव। विरोधी फल क्या होंगे लिखो। पहला घर दूसरे घर से 12वां घर, ये पूरी लाइन लिखो, लिखो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस से 12th हाउस। दूसरा घर धन और परिवार देता है, ये धन और परिवार के विरोध है। अकेला रहना इसका विरोधी फल है। कड़ी मेहनत के बाद पैसा कमाना, ये इसका विरोधी फल। ठीक है, क्योंकि दूसरे घर से 12वां घर। परिवार आगे ना बढ़ना और परिवार में दुश्मनी पैदा हो जाना। समझ आया कि नहीं समझ आया? थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझोगे आपको समझ आ जाएगा। कोई भी घर अपने तो फल देगा ही देगा, जो उसके कार्य है। वो विरोधी फल भी साथ साथ देगा हमें। जैसे पहला घर है, पहला घर के अपने कार्य सिर है, स्वभाव है, उम्र है, वो है। अब पहला घर दूसरे घर से 12वां घर बनेगा ना, केपी में हम लेते हैं कि किसी भी घर से 12वां घर है, तो जो दूसरे घर के फल है उसके लिए भी नेगेटिव है। दूसरा अगर पैसा, तो पैसे के विरोधी कड़ी मेहनत से पैसा देता है। दूसरा अगर परिवार, तो परिवार के विरोधी अकेला रहना और समझना। तो ऐसे हम केपी में किसी भी घर को समझ। क्लियर? डन। अब दूसरा अगर आगे समय था, मैं सभी घरों के आपको लिंक समझाऊं, रिश्तेदार वगैरह। इससे आपको हाउस रोटेट करने में ऑप्शन मिलती है। ठीक है, देखो फर्स्ट हाउस खुद को रिप्रेजेंट करता है, खुद पहला घर। ठीक है। दूसरा घर सारा परिवार। तीसरा घर छोटे भाई बहन और पड़ोसी। थर्ड हाउस छोटे भाई बहन और पड़ोसी। चौथा घर माता। पांचवा घर संतान, संतान में पहली संतान। ठीक है। छठा घर नौकर और मामा। सातवां घर पति पत्नी। साथ में प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मतलब ऑपोजिट पर्सन कोई भी। आठवां घर ससुराल घर। नौवां घर पिता, गुरु और अनजान लोग जिसे आप ना जानते हो। कई बार हमें ना, हम केपी में देखते होते हैं, जैसे किसी का अपहरण हो जाए, ऐसे प्रश्न हम केपी में देखते हैं कई बार। तो उसके लिए वो जानते तो नहीं है हम उस व्यक्ति को, तो 9वें घर से चार्ट को रोटेट कर लेते हैं। ठीक है। 9 के बाद आगे लिखो 10वां घर। 10वां घर अधिकारी, यानी कि जो भी आपका बॉस वगैरह हो, या जो आप पे शासक करता है वो व्यक्ति। 11वां घर बड़े भाई बहन और दोस्त। 12वां घर किसी भी रिश्तेदार को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, 12वें घर से कुछ।
साथ में वो यहाँ ये भी लिखते हैं कि एक जन्म कुंडली से उसी व्यक्ति के बारे में देखा यह है तो ये अच्छा है। जैसे मान लो एक व्यक्ति की कुंडली है, आप उसी से उसके मदर की जानकारी, उसके पिता की जानकारी, तो ऐसा ना किया जाए। कभी जरूरी हो तो कर लिया जाए, वो बात अलग है। नहीं तो प्रश्न कुंडली और जन्म कुंडली के जरिए उसी व्यक्ति के प्रश्न को सुलझाना जरूरी है। ठीक है। आगे फिर लिखो दूसरा घर। दूसरे घर के अपने कार्य। अपने कार्य इसके क्या है? खाने पीने की आदत के बारे में यहाँ से पता लगता है। खाने पीने की आदत के बाद बोलने का तरीका यहाँ से पता लगता है। लिखा आवाज की मधुरता, तो बोलने का तरीका से लिखा उसी में आ जाएगा आवाज की मधुरता। किसी भी प्रकार का संगीत है या बोलने की कला, इसे कुटुंब स्थान कहते हैं, मतलब परिवार का स्थान। दूसरा घर फिर धन स्थान, यानी कि जातक की संपत्ति, जो उसके पास संपत्ति है। जमे हुए पैसा दूसरे घर से देखते हैं, आपकी एफडी, आपके फिक्स एसेट, आपने घर में सोना वोना रख रखा है, जवाहरात। ठीक है। पहले पहले लोग शेयर में बॉन्ड्स लेते थे ना, वो भी यहाँ से देखा जाता है। ठीक है। फिक्स। दूसरे घर से आंखें भी देखते हैं। ठीक है। अब आगे इसके विरोधी फल। इसके विरोधी फल क्या होंगे? देखो यह घर तीसरे घर से बारहवां घर। तीसरे घर से बारहवां, तीसरा घर सफर देता है, ट्रैवल देता है ना, तो ये ट्रैवल से परेशानियां देता है। ये परिवार में ही रहने को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तीसरा अगर डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह, ये उसे रोक देगा डॉक्यूमेंट को। ठीक है, विघ्न आना आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने में। तीसरा अगर साहस पराक्रम भी है, साहस पराक्रम से भी विरोधी है। मतलब जो भी तीसरे के फल है, आपको समझ आ गया ना एक लाइन से, बाकी आप अपने हिसाब से बना लोगे आगे। ठीक है। आगे फिर थर्ड हाउस लिखिए। तीसरा अगर, तीसरा अगर हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करता है, हाथ, आपकी बाहें, तो वायु बल, मतलब भुजाओं में कितना बल है, साहस पराक्रम। लिखने का तरीका तीसरे घर से देखते हैं। व्यक्ति किस विषय में लिखेगा, पहले पहले लोग अपने लेखक छापते थे, लेखक लिखा करते थे, तो वो किस टॉपिक पर सबसे अधिक लिखता होगा, ये भी आपको देखने को मिलता। सिग्नेचर वगैरह कैसे करेगा, हाथों की उंगलियों का आकार कैसे होगा, ये भी यहाँ से मिलेगा। ठीक है। तीसरे घर से मशहूरी के बारे में भी देखा जाता है कि लोग समाज में किस गति से मशहूर होंगे। ठीक है। समाज में किस गति से मशहूर होंगे वो भी देखा। ठीक है। तो जिन्हें याद हो तो हम थर्ड हाउस में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि थर्ड हाउस सब लोग सैटर्न हो तो ऐसे लोग मशहूर नहीं होते, है ना। हमने एडवांस कोर्स में किया था, थर्ड हाउस सब लोग केतु हो, ऐसा व्यक्ति जो लिखता है वो ऐसा लिख सकता है जिससे कई सारे लोगों का घर बर्बाद हो जाए। ठीक है। केतु है, कठिन शब्द लिखता है। मंगल हो तो कैसे लिखता होगा, बड़ा तीखे शब्द लिखता होगा ना, हथियार की तरह नुकीले। थर्ड हाउस सब लोग मंगल हो तो सडनली मशहूर भी होते हैं और अचानक से बदनाम भी होते हैं। ये हमने थर्ड हाउस में पढ़े थे आगे। ठीक है, चलो आगे भी पढ़ेंगे जब आपको आगे से। अब तीसरे घर के विरोधी फल लिखिए। तीसरा घर चौथे घर का विरोधी फल है। फोर्थ हाउस का विरोधी है, तो फोर्थ हाउस से क्या देखते हैं, शिक्षा। ये शिक्षा में रुकावटें डालेगा। ठीक है। फोर्थ हाउस क्या है, घर या जमीन लेना। ये घर या जमीन से आपका अधिकार खो देता है। ठीक है, अधिकार खो देना, या घर जमीन बेचना या घर जमीन बदलना। ठीक है। आगे
फोर्थ हाउस माता थे, माता के सुख से आपको वंचित रखते। ठीक है। आगे फिर फोर्थ हाउस लिखिए। फोर्थ हाउस क्या है, हमारी चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। चेस्ट में क्या होती है, आत्मा होती है। ठीक है। सुख स्थान, फोर्थ हाउस को कहते हैं। हमें क्या क्या सुख देता है, वाहन हमें सुख देते हैं, हमारा घर हमें सुख देता है, जमीन हमें सुख देती है, माता हमें सुख देती है, माता सुख। चंद्रमा का घर है, चंद्र से माता तत्व देखा जाता है। आपकी स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, वो भी यहाँ से देखिए, प्राइमरी शिक्षा। ठीक है। मास्टर से पहले वाली ग्रेजुएशन तक की सारी शिक्षा। केपी में हम फोर्थ हाउस से शिक्षा लेते हैं, वैदिक ज्योतिष में पांचवें घर से शिक्षा लेते हैं। ठीक है। ये लिखिएगा मत, बड़ा लंबा हो जाएगा, बोलूं मैं आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। इसमें वो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, लिखना होगा तो एक पेज अपना छोड़ देना, बाद में रिकॉर्डिंग से देख लेना। ठीक है। वो लिखते हैं, वैसे देखा जाए तो तीसरा घर, चौथा घर और पांचवा घर तीनों ही शिक्षा से संबंधित है। तीसरा घर हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, चौथा घर आपके शिक्षा को, और पांचवा घर हमारे ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। वो लिखते हैं, बुद्धि, शिक्षा और ज्ञान, ये तीनों शब्द एक जैसे प्रतीक होते हैं, लेकिन तीनों में काफी अंतर है। वो लिखते हैं, जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा वो शिक्षा प्राप्त करे ये जरूरी नहीं है, जिसके पास शिक्षा हो वो ज्ञानी हो ये भी जरूरी नहीं। क्लियर। आगे वो लिखते हैं, पांचवें घर से ज्ञान देखा जाता है। ज्ञान क्या होता है, जब व्यक्ति को ईश्वर की पहचान हो जाए या आत्मा को ईश्वर का मिलन हो जाए, उसे ही परमात्मा का ज्ञान कहा जाता है। जो परमात्मा से मिलने वाला ज्ञान है वो पांचवें घर से देखा जाता है। इस ज्ञान का स्कूल और कॉलेज से मिलने वाली शिक्षा से कोई भी हमारा संबंध नहीं है। आगे वो लिखते हैं, जिन महान ऋषियों मुनियों ने हमारे हिंदू ज्योतिष, जिसे वैदिक ज्योतिष कहते हैं, उसकी हमें जानकारी दी, वे सभी अध्यात्म के मामले में महान थे। उन्होंने जो हमें बताया है, उनके मामले में ज्ञान ये था कि जब इंसान को परमात्मा का ज्ञान हो जाए वो उसी को ही ज्ञान मानकर काउंटिंग करते थे। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने किताबी शिक्षा को भी ज्ञान मानकर पांचवें घर से देखना शुरू कर दिया, किंतु इस तरीके को गलत मानते हुए कृष्णा मूर्ति जी ने अपना अलग से विचार दिया है। विचार क्या दिया है कि बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ है, तो माता चौथे घर से देखते हैं तो शिक्षा हम चौथे से देखें। क्लियर है। पांचवें घर से क्या देखा जा सकता है, किसी भी व्यक्ति के पूजा करने का तरीका सलीका क्या होगा, ये देखा है, सिद्धि विधि मिलेगी नहीं वो देखा जाता है। ठीक है। तो चौथे घर के आगे विरोधी फल लिखिए। चौथे घर के विरोधी फल क्या है, पांचवें घर का, 12वां घर है पांचवें घर से। तो पांचवा घर संतान, संतान के मामले में विरोधी फल देगा आपको। पांचवा घर प्यार मोहब्बत, तो प्यार मोहब्बत के मामले में भी ये आपको विरोधी फल देगा। ठीक है? प्यार में असफलता मिलना। पांचवा अगर जुए को भी रिप्रेजेंट करता है ना, शेयर मार्केट वगैरह को, उसमें भी असफलता देता है। ठीक है। प्यार में असफलता, संतान से बिछड़ना, और जुए में असफलता। आगे फिर पांचवा घर। पांचवा घर क्या है, संतान के लिए देखा जाता है। पांचवा घर प्यार मोहब्बत के लिए देखा जाता है। ठीक है। सच्चा प्यार मोहब्बत पांचवें घर से देखा। ईश्वर की भक्ति, उसमें खुशी मिलेगी कि नहीं, वही पांचवें घर से देखा जाता है। इसी प्रकार से कोई नाटक, फिल्म, खेल, कोई कला, ये सारा कुछ पांचवें घर से देखा जाता है। किसी प्रकार के व्यक्ति के अंदर कला का गुण होगा या नहीं, ये पांचवें घर से। पांचवा घर हमारी रीढ़ की हड्डी को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बैकबोन। आठवां भी करता है पर पांचवा भी करता है। आत्मा के लिए पांचवा घर देखा जाता है, हृदय के लिए भी पांचवा घर देखा
ईश्वर की सच्ची साधना करना, ये पांचवें घर से देखा। जुआ, शेयर मार्केट, ऐसे प्रश्न भी पांचवें घर से देखे। ठीक है? पांचवें घर के आगे विरोधी फल, छठे भाव से विरोधी है। छठे भाव से क्या देखा जाता है? छठे भाव से किसी भी चीज का जीतना देखा जाता है। तो ये हारने को रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट केस हार जाना, किसी परीक्षा में हार जाना। फिर छठा अगर धन कमाने को रिप्रेजेंट करता है, धन कमाने के विरोधी है पांचवा अगर। ठीक है। छठा अगर नौकरी, नौकरी बदल देना, नौकरी में बदलाव आ जाना, नौकरी ना मिलना। ठीक है। छठा अगर बीमारी देता है, ये बीमारी से रिकवरी करेगा, उल्टा कर देगा, मतलब जो भी फल आप। ठीक है। वैदिक ज्योतिष में पांचवें घर को काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं, 1 5 9। हेल्थ अच्छी तो लगभग सब कुछ अच्छा, इसलिए पांचवा घर हेल्थ के लिए काफी अच्छा पॉजिटिव। ठीक है। आगे फिर छठा घर। छठा घर बीमारी देता है। ठीक है। बीमारी से जुड़े हुए सभी प्रकार के सवाल, बीमारी कैसी, बीमारी कौन सी, बीमारी कब। छठा घर नौकरों से जुड़े हुए प्रश्न भी देखे जाते हैं। व्यक्ति का जो सेवा भाव है, वो भी छठे घर से पता लगता है। ठीक है। नौकरी के लिए छठे घर को प्राइमरी लेते हैं। लाल किताब में छठे घर से ऐश प्रस्ती देखी जाती है। आपने जो नौकर रखे हुए हैं, आपकी लग्जरी जिंदगी है, वो सारे कुछ। ठीक है। वैसे नौकर तो सभी में ही देखते हैं, लाल किताब में एक लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। नौकर वही पहले दौर में गरीब व्यक्ति नौकर नहीं रखता था, आज तो लगभग हर कोई रख ही लेता है। तो जिसके पास लग्जरी है, सारा कुछ हो, फिर ही नौकर पर बात आती है। घर भी होगा, गाड़ी भी होगी, सारा कुछ होगा, फिर ही नौकर पर बात आती है। तो वो कहते हैं कि जब छठा घर हो तो वो लग्जरी जिंदगी का सुख देता है। ठीक है। छठे घर का विरोधी फल क्या है? सातवें घर से विरोधी है। ठीक है। सातवां घर कोई भी ऑपोजिट व्यक्ति उसके लिए लेते हैं। जैसे आपके कस्टमर जिससे आप काम की डीलिंग करोगे, वो सातवां घर। आप यहाँ पर नौकरी करते हो, आपका बॉस सातवां घर है। आप सरकारी नौकरी करते हो तो सरकार सातवां घर है। आप कोर्ट केस लड़ रहे हो तो जो कोर्ट के सामने व्यक्ति लड़ रहा है, आपका प्रतिनिधि ऑपोजिट, वो भी सातवां घर है। ये उन सभी से ही आपको जिताता है। तो कैसे? पैसा दिलाएगा, लॉस ऑफ ऑपोजिट। कोर्ट केस जिताएगा, लॉस ऑफ ऑपोजिट। एग्जाम जिताएगा, लॉस ऑफ ऑपोजिट। इलेक्शन जिताएगा, लॉस ऑफ। तो छठे घर को विजय का भाव कहते हैं। विजय मतलब जीतना, हर चीज में जीतना। क्लियर? और पैसे के लिए सबसे जरूरी भाव भी छठे घर को मानते हैं। क्यों? क्योंकि आपके कस्टमर का लॉस है ना, जब जब कस्टमर का लॉस होगा तब तब आपको प्रॉफिट होगा। दूसरा घर जो आपके पास एफडी में पड़ा हुआ पैसा वो है। छठा घर वो पैसा है जो आपसे ग्राहकों के थ्रू आएगा। तो छठे घर को सबसे अच्छा माना जाता है। अब सातवें घर तो शादी का भी है, तो ये शादी के विरोधी भी हो गया, है ना। सातवां घर शादी, शादी के विरोधी। सातवां घर पार्टनरशिप थे, पार्टनरशिप के विरोधी है, पार्टनरशिप तोड़ देता है। ठीक है। आगे फिर सातवां घर। सातवां घर विवाह से जुड़े हुए सारे प्रश्न, शादी किसके साथ, शादी कब, शादी का स्वभाव, उम्र में कितना अंतर होगा, A to Z प्रश्न शादी को लेकर। शादी के साथ में यौन सुख लेने का तरीका भी सातवें घर से देखा। ठीक है।
इसी के साथ में पार्टनरशिप से जुड़े हुए प्रश्न भी यहाँ से देखे जाते हैं। आर्थिक लेन देन व्यवसाय में यहाँ से देखा जाए तो सातवां घर व्यापार के लिए शुभ घर होता है। नौकरी का तो कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस के लिए अच्छा क्या क्या पॉजिटिव हाउस हम लेते हैं। 2 6 10 11 नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए बनते हैं 2 6 7 10 11। ठीक है ना। यौन सुख लेने का तरीका साथ में कानूनी, कोई भी कोर्ट केस हो, कानूनी बंधन हो, वो भी यहाँ से देखा जाए। तो जब भी किसी व्यक्ति पर कोर्ट केस होता है, आपको उस समय की महादशा में सातवां घर देखने को मिल जाए। ठीक है। 6 या 7 अगर आता है जब भी कोर्ट केस हो, उसके जीतना नहीं, मतलब उस समय की दशा में आपको मिलेगा तब। चोर के बारे में सातवें घर से देखा जाए। ठीक है। चोर का स्वभाव क्या होगा, चोर कैसा होगा, प्रश्न कुंडली से देखते हैं। चोर के बारे में जन्म से तो नहीं। ठीक है। मेल और फीमेल राशियां पढ़ी हैं, अभी लास्ट क्लास में पढ़ी थी, अभी हमने आज पढ़ ली। तो सेवंथ हाउस का सबलॉर्ड अगर मेल राशि में हो तो चोरी करने वाला कोई मेल है, अगर फीमेल राशि में हो तो चोरी करने वाली कोई फीमेल है। ठीक है। अगर द्वितीय भाव की राशि में हो तो ग्रुप ने चोरी करी है, एक से अधिक मेंबर। ठीक है। ये अब धीरे धीरे आपको ना खुद से आइडिया लग जाएगा। आप धीरे धीरे काम करना शुरू करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा। सिंपल स्टेप है। हम सब लोड से लेंगे, सब लोड से लेंगे केपी में, और वो सब लोड किस राशि में है, राशियों के गुण भी आपके पास हो गए। जैसे कई बार कोई गुम हुए सामान के कोई व्यक्ति गुम हो जाए तो प्रश्न आता है वो चल रहा है कि एक जगह रुका है। तो चल रहा होगा तो चर राशि है, रुका हुआ होगा तो स्थिर राशि है। 11th हाउस के सब लोड से रुके हुए व्यक्ति को, गुम हुए व्यक्ति को देखते हैं। 11th हाउस का सब लोड चर में होगा तो चल रहा होगा, स्थिर में होगा तो रुका हुआ। ये धीरे 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 आपको अपने आप एक दौर आएगा जो समझ आ जाए। ठीक है। सातवें घर में लिखो, सातवें घर को मारक स्थान भी कहते हैं। ठीक है, जो डेप्थ कैलकुलेट करने में काम आता है। मारक स्थान दूसरे घर को भी कहते हैं, दूसरे में भी लिख लो, जो छोड़ा था। ठीक है। सातवें घर का विरोधी फल, विरोधी फल क्या, ये आठवें घर का विरोधी। अब आठवें घर से क्या देखा जाता है, विरासत में कोई भी प्रॉपर्टी धन मिलना, ये उसमें रुकावट पैदा कर देगा। विरासत में प्रॉपर्टी धन में रुकावट पैदा कर देगा। आठवां घर इंश्योरेंस में जो पैसे वैसे मिलते हैं, इंश्योरेंस में पैसा मिलना, फंड, ये उसमें भी रुकावटें पैदा कर देगा। ठीक, चलो। उसके बाद आगे आठवां घर। हाँ, पेंशन पुंशन में भी रुकावटें पैदा कर, मतलब जो भी अभी आठवें घर में भी पढ़ेंगे ना, वो सारे रुकावटें पैदा कर देगा। मैंने तो एक तो अक्षर ही आपको समझाया, वो सारे में रुकावट पैदा कर देगा ऐसे। ठीक है। आठवां घर, आठवां घर लिखा, आठवां घर विशाला है। विशाला मतलब लगभग सभी ज्योतिष में से खराब घर ही कहते हैं। जनरली 6 8 12 खराब कहते हैं लोग। केपी में छठे घर को खराब नहीं लेते, पॉजिटिव लेते हैं। 8 12 सभी में खराब है, केपी में हम 12 को भी बीच बीच में पॉजिटिव ले जाते हैं, लेकिन आठवें घर को तो पॉजिटिव लेते नहीं। ठीक है। लिखा, ये घर छुपी हुई कार्रवाई को रिप्रेजेंट करता है, कोई साजिश रचना, छुपी हुई योजना बनाना, छुपे हुए प्यार के मामले। ठीक है। दुर्घटना, जल जाना, ऑपरेशन, गर्भपात। गर्भपात कैसे होता है, फिफ्थ हाउस सबलॉर्ड सिग्निफिकेट एट्थ हाउस तो गर्भपात होता है। ठीक है ना। आठवां घर गर्भपात हो गया।
मारपीट करना, हमला होना। देखो, फीमेल को जो मंथली साइकिल में प्रॉब्लम आती है वो भी इसी वजह से आती है, आठवें घर की वजह से। हानि हो जाना, नुकसान हो जाना, शरीर के किसी हिस्से का ही बेकार हो जाना। ठीक। और साथ में बदनामी। मृत्यु के समय शरीर की स्थिति, डेथ नहीं देता, डेथ का पता पहले कैसे लगता है, पर ये डेथ के समय शरीर की स्थिति की जानकारी देगा आप। ठीक है। ठीक है। हर तरह की दुख देने वाली घटना इसी घर से देखते हैं, हर तरह के दुख देने वाली घटना। लिखते हैं इस भाव से कुछ प्राप्त भी होगा, लेकिन जो प्राप्त होगा वो भी कुछ खोने के बाद प्राप्त। वो लिखते हैं गड़ा भर दुख मिलना और थोड़ा सा सुख मिलना। जैसे पिता की मृत्यु के बाद विरासत में धन मिल जाना। ठीक है। नौकरी से निकाल देना और फंड मिल जाना। क्लियर। शरीर का कोई हिस्सा बेकार हो जाए और उसकी भरपाई के लिए कुछ आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। सेम, गाड़ी वाड़ी बिल्कुल ही जीरो होगी और इंश्योरेंस के पैसे से रिकवरी होगी। उससे बेटर था ना ही कुछ होता और ना ही रिकवरी होती। ठीक है। फिर वो लिखते हैं इस घर को दहेज भी देखा जाता है। आगे वो लिखते हैं इसमें भी तो अपमान ही है, पर वो ब्रैकेट में लिखते हैं कि जिसे अपमान लगता है वो समझ ले, जिसे नहीं लगता वो ना समझ। तो ये आप साथ में लिख सकते हैं ब्रैकेट में। लिखते हैं इसमें भी अपमान ही है। अब इसके विरोधी फल क्या है? ये नौवें घर का विरोधी है ना, इसके में नाइन्थ हाउस का विरोधी। नाइन्थ हाउस से क्या देखते हैं? ट्रैवल। ट्रैवल के विरोधी हो गया। नाइन्थ हाउस से उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा के विरोधी हो गया। नाइन्थ हाउस ईश्वर के प्रति लगाव, उसके विरोधी हो गया, आपका लगाव नहीं लगने देगा। नाइन्थ हाउस है लोगों में घुल मिल जाना, उसके भी विरोधी हो गया। ठीक है। आगे नाइन्थ हाउस लिखो, जितने भी फल पड़ेंगे सभी का विरोधी दे देगा। ठीक है। नौवां अगर क्या है, गुरु के अंतर्गत आता है, गुरु का है। तो कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, धर्म स्थान नौवां घर ही। ठीक है। न्यायाधीश जो न्याय करे, कानून और कोर्ट जो न्याय करता है। इंसाफ या कोर्ट का फैसला। जीत तो छठे घर से मिलेगी, लेकिन जब भी कभी कोर्ट का फैसला आता है आपको महादशा अंतरदशा में नाइन्थ हाउस मिलेगा। कई बार होता है ना, व्यक्ति कहता है कि 2 साल हो गए कोर्ट केस लगा, 6 साल हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो जब भी महादशा अंतरदशा में नाइन्थ हाउस आएगा तब कोर्ट का डिसीजन हो। ठीक है। आगे वो लिखते हैं कि हमारी हिंदू ज्योतिष में इस घर को भाग्यस्थान कहते हैं, लेकिन इस बात का अध्यात्मक से अधिकार आधार है, मनुष्य के भाग्य से कोई अधिकार नहीं। ठीक है। जब इंसान को ईश्वर की पहचान होती है तभी उसका भाग्य उदय होता है। वैदिक ज्योतिष में काफी सारी चीजें मन बहलाने के लिए भी कही जाती है। ठीक है। कई बार व्यक्ति को लगता है मेरे नौवां घर आ गया, पता नहीं मेरा भाग्य खुल जाएगा, जबकि असली भाग्य की डेफिनेशन तो पता ही नहीं है। पैसा आना उसे भाग्य कहेंगे, शादी अच्छी हो रही है वो भाग्य है, बच्चा मिल गया वो भाग्य है, घर मिल गया या वो भाग्य है। ठीक है। वो जो कई बार वो कहता है सर मेरा तो नौवां घर आ गया था, मेरे पास भाग्य नहीं मिला। अरे, तो मेरे पास अच्छे भले आ गए चल के, हेल्थ तुम्हारी अच्छी है, इससे अच्छा और भाग्य क्या चाहिए बताओ। तो कई बार पूछने वाले को या समझने वाले को खुद ही उस लेवल की समझ नहीं होती। ठीक है ना, कि भाग्य कहीं किसे, जैसे अब आप काम करते हो ना,
अब हम भाग्य कहें किसे? अच्छे पैसे को भाग्य कहेंगे, अच्छी नौकरी को भाग्य कहेंगे, अच्छे जीवन साथी को भाग्य कहेंगे, अच्छा बच्चे, है ना। मान लो किसी के पास पैसा नहीं है पर उसका पार्टनर बड़ा अच्छा है, तो क्या वो कहेगा मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है? या किसी के पास पैसा बड़ा अच्छा है पर उसकी शादी टूटी हुई है, तो क्या उसके पास भाग्य नहीं है? तो भाग्य की सही मायने डेफिनेशन ही काफी उल्टी सीधी बनाई हुई है। मतलब जो चीज हमें परेशान करती है वो हमारे भाग्य में नहीं है। ठीक है, बाकी चाहे जो मर्जी हो। डन। नौवां घर हुआ। नौवें घर के आगे लिखो लंबी यात्रा। लंबी यात्रा के साथ में किसी भी तरीके की रिसर्च करना, पीएचडी करना, थीसिस करना, कोई ग्रंथ लिखना बड़ा। ठीक है, वो नौवें घर से लिखना। दूर की यात्रा। पिता के लिए भी नौवां घर देखते हैं, गुरु के लिए भी नौवां घर देखते हैं। विरोधी फल में 10वें घर का विरोधी हो, 10वें घर से 12वां घर। 10वां घर क्या है? स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टेटस के विरोधी मतलब ये प्रमोशन नहीं देता, आपको तरक्की नहीं करने देता। प्रमोशन के विरोधी अधिकार योग में रुकावट पैदा करता है, वही मतलब जहां आपको अधिकार मिलेगा उसमें रुकावटें पैदा करेगा। आगे फिर 10th हाउस। 10वां घर काम को लेकर सारे के सारे प्रश्नों की जानकारी देगा। क्या काम करें, क्या काम ना करें, काम करने का तरीका सलीका क्या होगा, काम में सफलता मिलेगी कि ना मिलेगी। मेन तौर पर इस घर से हम स्टेटस देखते हैं, तो 10वां घर आपको स्टेटस देता है। ठीक है। राज अधिकारी हुकूमत मिलना, ये 10वें घर से। किसी मंत्री पद की प्राप्ति होना मतलब उच्च पद, वो भी यहाँ से। 10वां घर 11वें घर से विरोधी है। ठीक है, लेकिन 11वां घर लाभ स्थान है, पैसा, और ये कर्म स्थान है, तो पैसे का विरोधी नहीं होगा, लाभ के विरोधी नहीं है। इसके अलावा इच्छा के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि 10वें घर का इच्छा से लेना देना नहीं है। तो संतान प्राप्ति में रुकावटें पैदा करता है, क्योंकि वो इच्छा है संतान प्राप्ति की। ठीक है। विवाह की इच्छा के विपरीत हो जाएगा। शिक्षा की इच्छा के विपरीत नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा और कर्म दोनों एक दूसरे के संबंधित है। ठीक है। विवाह के विरुद्ध, संतान के विरुद्ध, प्रॉपर्टी के विरुद्ध। ऐसे यह समझने के लिए लिख लो कि शिक्षा और पैसे के विरुद्ध नहीं है, बाकी सभी के ही विरुद्ध है। ऐसे लिख लो। ठीक। आगे फिर 11वां घर। 11वें घर को केपी सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण घर भी लेते हैं और सबसे शुभ घर। लिखो चैट में, कुछ भी पूछना हो साथ साथ लिखते जाओ, मैं एंड में आंसर, अभी एक ही घर रहता है फिर देता हूँ आंसर। ठीक है। 11वें घर को सबसे महत्वपूर्ण घर, शुभ फल देने वाला घर। देखो हर प्रकार की इच्छा पूरी करता है, हर प्रकार की जो भी आपको इच्छा। यही 10th हाउस के नेगेटिव फल मैंने बताया ना कि 11वें घर के नेगेटिव है। 11वें घर के नेगेटिव हो जाएगा पैसा और शिक्षा को छोड़ दो, बाकी 11वें घर से हम इच्छा, इच्छा किसकी? शादी अच्छी की इच्छा, अच्छी शादी के विरुद्ध है। अच्छा बच्चे की इच्छा, अच्छे बच्चे के विरुद्ध है। अच्छी प्रॉपर्टी की इच्छा, अच्छी प्रॉपर्टी के विरुद्ध है। जब हम प्रॉपर्टी के नेगेटिव समझते हैं 10वां घर आ जाता है। संतान के नेगेटिव भी 10, शादी के नेगेटिव भी 10 है। ठीक है। 11th हाउस हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति। ठीक है, हर तरह की इच्छा। इसके अलावा फ्रेंड को, दोस्तों को रिप्रेजेंट करता है। बड़ी जल्दी आपको मुनाफा होना, बहुत जल्दी प्रॉफिट होना, ये भी यहीं से दिखा लाभ से। इसका साथ में बड़े भाई बहन, और लिखो पुण्य मिलन।
पुण्य मिलने मतलब फिर से मिलना। विदेश से भारत वापस आना पुण्य मिलन होगा ना परिवार के साथ, ये कर दे। कई बार प्रश्न आता है हस्बैंड वाइफ की तरफ से कि वो रूठ के चले गए, हस्बैंड छोड़ गया, वाइफ चलेगी, वापस आएगी नहीं आएगी। 11वां घर आने से वापस आ। ठीक है, क्लियर, पुण्य मिलन देगा। विरोधी क्या क्या देगा फिर? 12वें घर के सारे विरोधी फल दे। इसके विरोधी फल भी अच्छे हैं। इसके विरोधी फल अच्छे कैसे हैं? 12वां घर जेल यात्रा, ये जेल यात्रा से वापस आने को रिप्रेजेंट करता है। 12वां घर खर्चा, खर्चे को भी वापस आने को रिप्रेजेंट करता है। 12वां घर अकेला रहना, ये इकट्ठे रहना। ठीक है। 12वां घर हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल से रिकवरी। ठीक है। जितनी भी 12वें घर की चीजें सभी में रिकवरी देगा। 12वां घर विदेश यात्रा देता है, तो ये विदेश से वापस लेकर आता है। बस विदेश यात्रा को लेकर आप इसे नेगेटिव काउंट कर सकते हो। इसके अलावा बाकी सारी ही चीजों में अपना अच्छा ही फल देगा। तो कुंडली का एकमात्र 11वां घर ही ऐसा है जिसके अपने फल और जिसके विरोधी फल दोनों ही शुभ है। ठीक है, विदेश यात्रा को छोड़ के। आगे 12th हाउस। 12th हाउस मोक्ष के लिए, 12th हाउस विदेश के लिए। ठीक है, विदेश के लिए। उसके बाद पैसे की चिंता लगी रहने, लोन रीपे करना 12वें घर से। छठे घर से लोन देखते हैं। ठीक है, छठे घर से लोन मिलना, 12वें से रीपे करना। इसके अलावा धोखाधड़ी, नुकसान, इन्वेस्टमेंट करना, वो भी यहीं से देखा। निवेश करना, हॉस्पिटल। इसके विरोधी फल, इसके विरोधी फलों में कैसे? पहले घर से 12वां घर है। अब पहला घर क्या है? शरीर, तो ये बीमारी देता है ना। पहला घर है काम करना खुद से, एफर्ट, ये आलस को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसके विरोधी फल देगा ना। आगे लिखते हैं कि जो भी व्यक्ति करना चाहे उन सभी कार्यों में बाधा, क्योंकि पहले घर से सेल्फ एफर्ट, वो जो करना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है वो करेगा, ये इसमें बाधा देगा। तो जो भी व्यक्ति करना चाहेगा उसमें बाधा देता है। कर्तव्य से चूकता है, आलस कार्य शक्ति को कम कर देगा, रोग प्रतिकार शक्ति भी कम कर। ठीक है, डन। अ, हमने पहली क्लास में ग्रहों के कारक तत्व समझे थे। ठीक है, आपने धीरे धीरे इस पर अब काम कैसे करना है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिलेगी। केपी में हम सभी ग्रहों के सब लोड देखते हैं, ये आप सभी को क्लियर है। ठीक है, सभी ग्रहों के सब लोड। उसके अलावा वो सब लोड किस राशि में बैठा आपको ये भी देखना है। राशि में किस में बैठा है वो राशि चार्ट या लगन चार्ट से देखना है, लिख लो, लिखना है। ठीक है, आपने अब उसे समझना कैसे है, जैसे समझना हो तो पहले, सबसे पहले पहले घर के कारक तत्व लिख लेने, ये पहले दिमाग में रख लेने। फिर आपने पहले घर का सब लोड देखना है, कौन सा प्लैनेट है, उसके कारक तत्व अपने दिमाग में रखने हैं। फिर वो प्लैनेट किस राशि में बैठा है, उस राशि के कारक तत्व ध्यान दोगे तो अपने आप एक पॉइंट आएगा जब आपका दिमाग विकसित होना धीरे 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 शुरू हो जाए। जैसे हमने सूर्य में पढ़ा कि वो प्यार मोहब्बत के विरुद्ध है, तो 7वां घर यौन सुख, उसके आगे लिखा सन, यौन सुखों के विरुद्ध। तो लाइन बन गई आपकी। सारी लाइन तो नहीं बनेगी, कुछ 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 बनती जाएगी। जैसे शुक्र भोग विलास देता है 7वां घर यौन सुख, इजिकल टू शुक्र भोग विलास, तो यौन सुख काफी अच्छा देगा। तो ऐसे दो दो चार चार लाइनें बनाओगे, धीरे 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 वो लाइनें हमारी बननी शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? लिखो फिर चैट में कुछ पूछना हो तो।
नेक्स्ट जब भी अब हम क्लास करेंगे ये वाली, इसमें हम ग्रुप समझेंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ हाउस समझेंगे, सभी इवेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद आपको पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, ये अलग अलग प्रश्न समझाना शुरू करें। 11 और 12, अगर ये दोनों घर इकट्ठे आ जाए तो कैसे समझेंगे? 11 और 12 ये दोनों घर इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट से लॉस दोनों देते हैं। आपको ये देखना है 11वां घर कहाँ। अगर तो 11वां घर प्लैनेट का नक्षत्र देगा, केपी में नक्षत्र ज्यादा स्ट्रांगली होता है। अगर तो नक्षत्र में 11 है तो 11 आगे कहेंगे ना, आगे है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट देगा। अगर 11 अगर पीछे है तो इन्वेस्टमेंट से आपको लॉस देगा, ठीक है। लगन की राशि कैसे देखते हैं? तो जो पहले घर में राशि होती है उसे लगन राशि कहते हैं, ठीक है। मैं एस्ट्रो सेज पर आपको एक चार्ट बनाकर बता दूं। लगन की राशि केपी चार्ट और राशि चार्ट में सेम रहेगी। हम केपी सिस्टम पर गए, प्लांट है, ये एक चार्ट आ गया, ये हाउस का अगर नीचे आ गए, इसमें देखो लगन पहले घर को कहते हैं, ये पहले घर को लगन कहते हैं। पहले घर में 5 नंबर की राशि है तो ये सिंह लगन की कुंडली है, ऐसे, ठीक है। ये सिंह लगन की कुंडली है। राकेश जी ने कहा कोई एडवांस कोर्स कराएंगे। एडवांस कोर्स होते रहते हैं, आपको मिलेगी डिटेल जब भी कभी होगा। प्रोफेशनल टाइप का, हमारे लगभग सारे कोर्स ही प्रोफेशनल वाले हैं। लेवल 1 2 वाला तो कोई है ही नहीं है। जो केपी का एडवांस होता है वो कंप्लीट ही होता है, ठीक है। नहीं, लगभग सभी ने किए हुए, जहाँ जितने भी है, जिन्होंने नहीं किया था वे कंटिन्यू करिएगा। आरपी वाला चार्ट अलग होता है, आरपी से लगन नहीं देखा जा सकता। लगन जन्म कुंडली से देखा जाता है, ठीक है। तो जन्म कुंडली में जो लगन है वो लेना। किसी ने कहा लगन ज्यादा जरूरी है, कि चंद्र राशि ज्यादा जरूरी है। हम लगन को ही लेकर चलते हैं, चंद्र को राशि को नहीं लेकर चलते। आपकी मर्जी, आप अभ्यास कर सकते हो, ठीक है। ज्योतिष में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता कि कोई कितना जरूरी है कितना कम है। ये है कि वो हमें कितना समझ में आता है, या हम उसे प्रैक्टिकली कितना अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है ना। हमें वो किस लेवल से समझ आता है कितना। केपी में प्रिडिक्शन करने के कितने तरीके हम आरपी से लेकर करते हैं, जनरली मैं आपको आरपी वाला समझाता हूँ क्लास में। आरपी से करते हैं। फिर आपने थ्योरी ऑफ शॉर्ट प्रिडिक्शन करी जो हम प्रश्न कुंडली वाले में करते हैं, उससे भी करते हैं। हमें जो अच्छा लगता है आप उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे होता है जिस पर आपका ज्यादा अभ्यास हो जाए। 11 से आगे और बाद कैसे देखें? 11 से आगे कैसे देखेंगे? वही जो 12वां अगर पढ़े, जैसे जैसे आगे वेबिनार करेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। होटल का बिजनेस कैसे देखा जा सकता है? होटल का बिजनेस आपको मंगल देता है, तो 10th हाउस के साथ मंगल का संबंध होने से होटल बिजनेस देगा। फिर वही लगन राशि अपने ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट करती है, चंद्र राशि लगन राशि ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। पहले घर को लगन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सब लोड का प्लेसमेंट केपी चार्ट से देखें या वैदिक चार्ट से देखें, तो सब लोड की प्लेसमेंट केपी चार्ट से देखें, ठीक है। चंद्र लगन का इस्तेमाल वैदिक ज्योतिष में करते हैं। वैदिक ज्योतिष में 3 तरीके की कुंडली बनती, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। केपी में तो हम इतना कुछ लेते नहीं, ठीक है। प्लैनेट पहले घर में हो और स्टार लोड बाद में घर में हो, है ना। 12वें घर में किसी ने पूछा, अविनाश जी ने, कि प्लैनेट पहले में और स्टार लोड 12 में है, तो पहले आगे 12 आएगा फिर 1 आएगा। ग्रह अपने नक्षत्र के थ्रू रिजल्ट देता है, नक्षत्र के तो 12 और 1 बनता है। ये सारी की सारी ये हेल्थ इश्यूज आपको देता रहेगा जब भी वो आएगा प्लैनेट, महादशा अंतरदशा में, ठीक है। बिंदु मैडम ने पूछा किसी काम के लिए कौन कौन से भाव को देखा जाता है, एक साथ बता दीजिए। तो नौकरी के लिए 2 6 10 11, बिजनेस के लिए 2 6 7 10 11, ठीक है ना, सिंपल, डन। पर ऐसा नहीं होता, हमें लगता है कि ग्रुप से बनता है। ग्रुप में उसके नक्षत्र को समझना जरूरी होता है, प्लेनेट के ना।
नक्षत्र का रिजल्ट आगे आता, आगे से रिजल्ट पीछे की तरफ मूव करता है, जैसे आप उस पर काम करोगे वो आइडिया लगेगा, ठीक है। जोगेश जी ने पूछा जर्म स्टोन 159, तो केपी में हम नग नहीं डालते, ठीक है। तो वो नगों का कंसेप्ट केपी से नहीं बनता। ये 159 के वैदिक में उसके लोड के पहनते हैं, उसमें भी कई एस्ट्रोलॉजर कुछ कहते हैं, कई कुछ कहते हैं, हमारा उससे केपी में लेना देना नहीं। कैसे देखें, कुछ पीडीएफ है तो इसके बारे में फिर कुछ पीडीएफ भी नहीं, ठीक है। चलो दो फिर मुझे जा गया, ठीक है, ये डन हुआ। नेक्स्ट मिलेंगे, वही इस कोशिश करूंगा अगले महीने के मिड में हम एक सेक्शन रखें। तब तक जितने भी अभी हमने पहले की, एक हमने प्लैनेट सिग्निफिकेशन और हाउस सिग्निफिकेशन वाला किया था, हम हाउस सिग्निफिकेशन इस्तेमाल कम करते हैं, प्लैनेट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। वो उसका अभ्यास करिएगा। फिर हमने बेसिक ग्रहों का, बेसिक राशियों का समझा था, आज हम उसके आगे, जिन्होंने वो किया था उनके लिए तो ठीक है, जिन्होंने वो नहीं किया था पहले एक बार उन्हें देखना, फिर इसे देखकर कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। चलो done। हाँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, भेज दूंगा, ठीक है। चलो नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने संडे को भी अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत